हेलो बच्चों, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का 5वां वीडियो लेक्चर है। आज के क्लास में हम बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बताएंगे। लास्ट क्लास में हम ऑर्डर के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। एक असाइनमेंट भी वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था और आपको ब्लैक बोर्ड के बच्चों लोग के लिए ग्रुप में भी भेजा गया था। तो बहुत सारा बच्चा लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजा और कुछ बच्चा बहुत अच्छा किया है। एक बच्ची 430 बैच की श्रेया सबसे पहले भेजी है और उसको ब्लैक बोर्ड की तरफ से 101 रुपया पेटीएम किया जा रहा है। तो अगले बार से जब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए बोला जाए तो सिंसियरली असाइनमेंट बनाइए। इस बार 101 रुपया मिला है, हो सके अगले बार 501 मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे ख़त्म किए थे? तो हम आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट बता रहे थे। क्या बता रहे थे? रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, हमको के का यूनिट निकालना है। तो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है रेट इज इक्वल टू के a2 पावर x b2 पावर क्या y। ठीक है, यही x प्लस वाई हमको ऑर्डर देता है। या इसी तरह का हम एक और रिएक्शन ले ले, R टू गिव प्रोडक्ट। तो अगर इसके लिए हमको रेट लॉ लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के R2 पावर x y z जो भी है, यहाँ हम R2 पावर n ले रहे हैं। n क्या है मेरा? n मेरा ऑर्डर है। हमको इसका यूनिट निकालना है k का, तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू रेट बाई, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो रेट बाई कंसंट्रेशन टू पावर क्या n। रेट के लिए रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन मोलारिटी यूनिट क्या होगा बच्चा लोग? मोल पर लीटर पावर क्या n। पावर क्या बाबू? n। अब यहां पे मेरा n बताता है ऑर्डर को। n किसको बताता है बाबू? ऑर्डर को। अब अगर हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करना हो तो n इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? 0। एक्सप्रेशन क्या है? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन टर्म कितना है? मोल पर लीटर टू पावर क्या n। पावर क्या है? n। और यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये n कितना हो जाएगा? 0। n कितना हो जाएगा? 0। समथिंग टू पावर 0 कितना हो गया? तो ये हो गया k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना होता तो हम यहां पर n का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं? 1। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। नीचे में कौन सा टर्म है? कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर टू पावर क्या n। पावर क्या बच्चा लोग? n। और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो पावर कितना? 1। तो ये टर्म कटेगा तो बच जाएगा k इज इक्वल टू क्या? सेकेंड इनवर्स। तो हम यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि हमको जिसका भी निकालना होगा हमको बस n का वैल्यू चेंज करना है। जब मेरा ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन था तो हम यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट कर दिए। जब फर्स्ट ऑर्डर था तो n का वैल्यू 1 पुट कर दिए। जब सेकेंड ऑर्डर होगा तो 2 पुट कर देंगे। जितना भी होगा हमको मतलब नहीं है, हम बस n की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। इसी टॉपिक से कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आसान क्वेश्चन है, चवनिया टाइप का क्वेश्चन है। मान लो दिया रहेगा k इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन दिया रहेगा और ये क्वेश्चन देने के बाद बोल देगा कि बताइए ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो बाबू यहां पर क्लियर दिख रहा है कि k का यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। k का यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। और हमको पता है कि सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। तो जैसे ही हमको यूनिट दिख गया सेकेंड इनवर्स, हम समझ जाएंगे ये कौन सा ऑर्डर है? ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर।
तो अगर केवल रेट कांस्टेंट का वैल्यू देके, अगर केवल रेट कांस्टेंट का वैल्यू देके हमसे पूछे बताइए कौन सा ऑर्डर है, तो निकालना वो सिंपल है। आपको पता है कि कौन सा ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, उस यूनिट को देखेंगे और तुरंत ऑर्डर लिख देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी और आपका टर्मिनल एग्जाम में भी 1 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं ऑर्डर पे। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर क्या करता है बाबू? बताए थे ऑर्डर क्या बताता है, बताए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, बताए थे ना जी। हाँ, ऑर्डर क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। कौन सा बाबू? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर क्या? 0, या हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू क्या? के। अब देखो पहला चीज, अगर कोई बोल दे कि डिफाइन कीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का वैसा टाइप है जिसका रेट, जिसमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे रेट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग पहले एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर हम आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे कौन कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है। एक बात हम यहाँ पर स्पष्ट बता दे रहे हैं कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जा सकता है, थ्योरेटिकली ऑर्डर फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें जो एग्जाम में पूछता है जनरली रिएक्शन लिख देगा, जनरली रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज़ तो दिमाग में ये भी होगा कि सर ऑर्डर को थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे? लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल याद भी रखना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर डिफाइन करने बोलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे तो कर लोगे ना, वैसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए डेरिवेशन है, ध्यान से देखिएगा, एकदम पेन पेपर छोड़ दीजिए, पेन को आप अभी रख दीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप इसको कॉपी करिएगा। हम आपको कॉपी करने के लिए समय देंगे, ठीक है? लेकिन अभी आपको फोकस करना है डेरिवेशन पे। बहुत कम डेरिवेशन है केमिस्ट्री में, 2 ही डेरिवेशन है। और सबसे अच्छा बात क्या है ना कि सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में पूछता है और झारखंड बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन। छोटा सा डेरिवेशन है, या तो जीरो ऑर्डर पूछेगा या तो फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा। कंफर्म टाइप का चीज़ है कि 5 नंबर में ये डेरिवेशन पूछता ही है। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, आप आराम से कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला चीज, हम मान रहे हैं कि लेट ए टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, हम मान लिए कि एक रिएक्शन है ए टू गिव क्या? प्रोडक्ट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम मान ले रहे हैं कि जो ए से प्रोडक्ट बन रहा है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बाबू लोग पेन रखो, पेन रखो, पहले इधर फोकस करो, इसको देखो पहले, बाद में फिर लिखने का समय मिलेगा। ए टू गिव प्रोडक्ट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है ना। अगर ए टू गिव प्रोडक्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लिख सकते हैं
रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT। बोलो, सिखा है रेट एक्सप्रेशन लिखना। या हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के A2 पावर 0। पहला चीज कि सर आप A2 पावर 0 कैसे लिख दिए? हम A2 पावर 0 इसीलिए लिख दिए क्योंकि हमको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखो बाबू, ये दो अलग अलग चीज है। इसको हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, ए बच्चा लोग, इसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT और रेट इज इक्वल टू क्या, के A2 पावर 0। तो हम रेट की जगह पर लिख दे रहे हैं माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू के A2 पावर क्या, 0। A2 पावर 0 1 है, तो माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो DT को इधर भेज रहे हैं तो हम लिख सकते हैं DA इज इक्वल टू माइनस के इंटू DT। देखो यहां पर, यहां तक देखो क्लियर दिख रहा है, DA इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्या, DT। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां देखो ऊपर में ध्यान दो, इधर इंटीग्रेशन ऑफ DA इज इक्वल टू, के कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ क्या, DT। DA का इंटीग्रेशन होगा A माइनस के और DT का इंटीग्रेशन होगा T। अब हम यहां पर लिमिट पुट कर रहे हैं, ध्यान दोगे बाबू। हम मान ले रहे हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 है, मतलब इनिशियल टाइम है, तो कंसंट्रेशन A0 है। ये इनिशियल टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये बच्चा लोग, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन घट के हो जाएगा AT। ठीक है, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो हम लिमिट पुट कर रहे हैं A0 से लेके AT तक और माइनस के t इज इक्वल टू 0 से क्या, t तक। लिमिट पुट करने आता है, आता है लिमिट पुट करने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम इसको लिख सकते हैं AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। ये तो 0 है, ठीक है। AT माइनस A0 इज इक्वल टू क्या, माइनस KT। अब इधर ध्यान देना बाबू, ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है। अब इधर हमारे तीसरे की तरफ, तो हमको वहां से एक्सप्रेशन क्या मिला, AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। बोलो कोई दिक्कत, बोलो। तो हम यहां से लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। एक एक्सप्रेशन ये मेरा काम का है, बोलो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है। अच्छा, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन को रिसेंबल करता है। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस क्या, c। दिख रहा है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, हम इसका यूज करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के समय कि ये जो मेरा इक्वेशन है ये यूज होता है कब, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस क्या, A0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, K इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाई T। बोलो, लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं। या फिर T इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाई क्या, K। T क्या है मेरा, टाइम है। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। AT क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, मतलब जब रिएक्शन कुछ देर हो गया, कुछ देर के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा, तो वो है AT बाई क्या, K। तो मेरा एक्सप्रेशन हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस AT बाई क्या,
के। हम यहाँ पर भी लगा दे रहे कंसंट्रेशन टर्म, थोड़ा समझने में आपको आसान रहेगा। वैसे हम बता दे रहे हैं ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई क्या, के। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनेगा आप पे। टी आपका टाइम पीरियड है, ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए टी आपका कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, और जो आपका के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट। यहाँ पर भी हम लगा ही देते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस के टी। चलिए बोलिए, समझ में आया? हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या मान लिए कि ए टू गिव जो प्रोडक्ट है ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हम लिख दिए रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ये कैसे लिखे, क्योंकि ए मेरा यहाँ पर रिएक्टेंट है, अरे ए रिएक्टेंट है बाबू, इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी हो गया। ये मेरा रेट एक्सप्रेशन है। अच्छा, रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर जीरो, ये कैसे लिखे बाबू, हम आपको बताए थे, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है सर, यहाँ पर जीरो कैसे आया, तो चूंकि हमको पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए कंसंट्रेशन टर्म का पावर कितना हो गया, जीरो। रेट की जगह पर हम लिख दिया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, के ए टू पावर जीरो, समथिंग टू पावर जीरो वन होता है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना, के। डी टी और नेगेटिव साइन उधर भेज दिए, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्या, डी टी। दोनों को इंटीग्रेट किए तो डी ए का इंटीग्रेशन आता है ए, डी टी का क्या, टी। हम लिमिट पुट कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन कितना हो गया है, ए टी। तो लिमिट पुट किए ए नॉट से लेके ए टी तक और जीरो से लेके टी तक। तो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इसको हम रीअरेंज कर दिए तो मेरा एक्सप्रेशन आया ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये एक्सप्रेशन बताता है, ये एक्सप्रेशन है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विथ निगेटिव स्लोप, याद रखिएगा। अच्छा, जिसको हम अरेंज किए तो हमको फाइनल फॉर्मूला मिला टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई के। ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और के क्या बताता है, रेट कांस्टेंट। बोलो ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के एक बार इसको लिख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ध्यान से देखना है, इसको एग्जाम में पूछता है या तो 3 नंबर का या तो 5 नंबर का। डायरेक्ट बोलेगा कि डेराइव रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जो भी बोलेगा आपको तुरंत बना के दिखा देना है। जनरली आप लोग का बोर्ड लेवल में या बोर्ड लेवल तक आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन ही पूछेगा। डेरिवेशन अगर पूछेगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर डेरिवेशन पूछेगा तो या तो जीरो ऑर्डर का पूछेगा या तो फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन आपका सिलेबस में नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम इसी एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन है ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, कंसंट्रेशन को। तो ये जो इक्वेशन है, ये रिसेंबल करता है स्ट्रेट लाइन को। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर हम लिखे हैं। चलिए तो ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। y एक्सिस मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एक्स क्या बता रहा है, टाइम, तो ये हो गया मेरा क्या, टाइम। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कितना है, ए नॉट, तो नेगेटिव स्लोप मेरा कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो इंटरसेप्ट है यही मेरा क्या है, ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप कितना है बाबू, माइनस के। दिख रहा है यहाँ पे m, स्लोप आपका क्या बता रहा है, माइनस के। तो ये आपका ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कौन सा ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। एक ग्राफ हम लोग और बना सकते हैं, और वो हम लोग बना सकते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ में हम इसको कंसंट्रेशन ले ले और इसको हम रेट ले ले, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है मेरा कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
तो जनरली आपको दोनों ग्राफ याद रखना है, ये आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये आपका कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ग्राफ है। तो यहाँ से भी आप इस ग्राफ को भी देख के समझ सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन और रेट में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी तक हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन बता दिए, ग्राफ बता दिए। अब हम आपको एक छोटा सा टर्म और बता रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड। सर हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग हर क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो या तो आपको रेट कांस्टेंट निकालने बोलेगा, या तो आपको टाइम निकालने बोलेगा, या फिर हाफ लाइफ पीरियड भी निकालने बोल सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। अच्छा, पहला चीज कि सर हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है? देखो बाबू लोग, हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T/2 से। किससे करते हैं? T/2 से। और जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट के आधा हो जाए, जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट के आधा हो जाए, उसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड। देखो हम मान रहे हैं t=0 पे, लेट t=0 पे मतलब इनिशियल, तो कंसंट्रेशन मेरा A0 है, ठीक है। अच्छा, t=T/2, यहां पर देख बाबू, हम समय आधा नहीं कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दोगे, t=T/2, तो T/2 कितना है? T/2 मतलब हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है? यहां पे हम समय को डिवाइड नहीं कर रहे बाबू, यहां पर T/2 रिप्रेजेंट करता है हाफ लाइफ पीरियड को, T/2 रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ पीरियड को। तो मतलब जब मेरा समय पहुंचा हाफ लाइफ पीरियड में, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही है कि कंसंट्रेशन घट के कितना हो गया है? आधा। किसका आधा? तो इनिशियल कंसंट्रेशन का। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होता तो घट के कितना हो जाता? 50। अगर 60 रहता तो घट के कितना हो जाता? 30। आधा हो रहा है ना बाबू, 100 से कितना? 50, 60 से कितना? 30। अगर x रहता तो कितना हो जाता? x/2। अरे बोलो बाबू, अगर मान लो z रहता तो कंसंट्रेशन हाफ लाइफ में कितना होता? z/2। अरे आधा करना है हमको, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो हाफ लाइफ पीरियड जब पहुंचेंगे तो कंसंट्रेशन घट के हो जाएगा A0/2, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता था, T=A0 - AT बाई क्या? K। अच्छा, इस टाइम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड में, तो हम इसको लिख रहे हैं T की जगह पर T/2 मतलब हाफ लाइफ पीरियड। A0 तो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। AT आफ्टर टाइम T कितना हो गया? तो यहाँ पर टाइम हम लिए हैं T/2, तो T/2 में कंसंट्रेशन हो जाता है A0/2 बाई क्या? K। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा T/2 = A0/2K। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया T/2 = A0 क्या? 2K। या ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है, जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन का। T/2 = A0 क्या? 2K। ये तो कांस्टेंट है मेरा, तो हम लिख सकते हैं कि T/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? A0। किसके लिए? केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट हाफ लाइफ नहीं पूछ के ये बोल देगा कि सो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोलेगा, आपसे ये बोल देगा कि बताइए या दिखाइए, शो कीजिए कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम आपको पहले जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन बता दिए,
फिर हम जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ बता दिए। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब कंसंट्रेशन घट के आधा हो जाए। t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ए नॉट था, जब हाफ लाइफ पीरियड हो गया t इज इक्वल टू t/2 मतलब हाफ लाइफ पीरियड है, तो हाफ लाइफ पीरियड में कंसंट्रेशन घट के हो गया ए नॉट बाई 2। तो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई के, अभी डिराइव किए थे। अब t की जगह पर हम t/2 लिए हैं, फिर से बता रहे हैं कि t/2 रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ पीरियड को, हम समय को आधा नहीं किए हैं। ये बच्चा लोग, टाइम को हम 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, t/2 बता रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड है, और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ए नॉट तो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम की जगह पर हम लिए हैं t/2 मतलब हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड में कंसंट्रेशन घट के कितना हो जाएगा, आधा। तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था तो घट के हो गया ए नॉट बाई 2, तो 80 के प्लेस पे हम पुट कर दिए ए नॉट बाई 2, सॉल्व किए यहाँ पे तो t/2 इज इक्वल टू आ गया ए नॉट बाई 2 के। ये टर्म मेरा कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, कभी कभी एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताइए ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, किस ऑर्डर का ये रिएक्शन है। तो कुछ कॉमन रिएक्शन सुनिएगा, जैसे NH3 का डीकम्पोजिशन, जनरली हेट्रोजीनस कैटालिसिस वाला, हेट्रोजीनस बताएं आप लोगों को, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या हो, अलग अलग। तो जैसे मान लो NH3 टू गिव N2 प्लस 3H2 मॉलीबेडनम का सरफेस पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। NH3 किसके सरफेस पे, मॉलीबेडनम के सरफेस पे, ये मेरा सॉलिड है, ये बाकी सारा गैस है, तो ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसका बाबू एक्सपेरिमेंटल पता है हमको, और ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसे काहे हो रहा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ये बनेगा 2HCl, तो ये भी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ लाइट देंगे तो रिएक्शन होता है, ये वाटर सरफेस पे होता है, याद रखना, वाटर सरफेस पे, ये मॉलीबेडनम सरफेस पे होता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसको जरूर याद रखिएगा। जैक बोर्ड वाला लोग खास करके 1 नंबर का क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पूछ देगा, बताइए कौन सा ऑर्डर है, आप लोग छटपटाने लगिएगा कि सर का हो गया, आप तो बताएं उल्टा पलटा, यहाँ का पूछ दिया। तो ठीक है, ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ एग्जाम्पल है, जो कॉमन एग्जाम्पल है, जो रेयर एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना होगा। एक डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन मॉलीबेडनम सरफेस, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ HCl फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको 2 चीज़ बताएं बेसिकली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसका हम आपको रेट एक्सप्रेशन निकाले, डेरिवेशन किए, फिर जीरो ऑर्डर का हम हाफ लाइफ पीरियड बताएं। आप एक बार देख लीजिए, दोबारा देख के लिखिए, और जहाँ पर दिक्कत होता है आप हमको ग्रुप में बताइए, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।